हेलो गाइज, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। आई होप आप बेहतर होंगे। मैं विपिन सर आप लोगों का एक बार फिर से अपने इस स्मार्ट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि यह चैनल सभी हिंदी मीडियम के बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए अच्छी प्रिपरेशन कराने के लिए बेहतर से बेहतर अध्यापकों द्वारा, ठीक है, सभी सब्जेक्ट, चाहे वो हिंदी हो, जीव विज्ञान हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या इंग्लिश हो, लगभग सभी इस विषयों का वीडियो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। और आई होप कि सबसे अच्छी जो एजुकेशन प्रिपरेशन का जो 2021 बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन है, ठीक है, उसके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आप इससे बेहतर नहीं पा सकते हैं। इसलिए सभी गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को भी दबा लें ताकि जो भी वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके गाइज, ठीक है। और इसी बात के साथ हम आपको याद दिला दें कि पिछले वीडियो में हमने आपको अनसॉल्व्ड क्वेश्चन कराना शुरू किया था, जिसमें कि 2020 के अनसॉल्व्ड पेपर का एक सेट का क्वेश्चन हमने, जिसमें ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मैंने कराया था। हालांकि आपको पता है कि सिलेबस कट गया है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो इस बार, ठीक है, उस पार्ट को हटा देने के कारण नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए हम उनको नहीं करा रहे हैं, ठीक है। हम सिर्फ सेट में जैसे 10 क्वेश्चन हैं तो उसमें से 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस हैं, तो उनकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप घबराइए मत, हो सकता है आप अनसॉल्व से मिला रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन ना मिला रहा हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन क्या है, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे बता रहा हूँ 2020 अनसॉल्व के सेट में ही है कि स्टैनले मिलर का प्रयोग बताइए, जीवन की उत्पत्ति से संबंधित जो स्टैनले मिलर का प्रयोग उसको समझाइए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आउट ऑफ सिलेबस हो गया पूरा चैप्टर, इसलिए इस क्वेश्चन को आप मत देखें, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन इस बार आएंगे जो पाठ्यक्रम के हैं, जो अनसॉल्व से मिल रहे हैं, वो ऐसे क्वेश्चनों को हम आपको प्रिपेयर कराने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी क्वेश्चन के अंतर्गत दोस्तों, जो कल परसों के वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा क्वेश्चन शेष रह गया था, जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन, आज उसी लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। उसी के बारे में हम लोग देखेंगे कि कैसे लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर के आते हैं, और शॉर्ट आंसर कितना होगा, लॉन्ग कितना होगा, ये सब आपको यहाँ पे जानकारी दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम इस वीडियो में दोस्तों दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन लॉन्ग आंसर का जो पार्ट है वो लेकर के आपसे हम चर्चा करेंगे, और यह अनसॉल्व्ड क्वेश्चन से होगा, ठीक है। और मैंने लिखा है का शेष भाग, पिछले वीडियो का आपका शेष भाग यहाँ पर क्या है, रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे हम आज चर्चा करेंगे, ठीक है गाइज। तो आइए देखते हैं, जैसा कि क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है कुछ दोस्तों, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो दिया है मेंडल के प्रभाविता, ठीक है, व विसंयोजन के नियम की व्याख्या कीजिए। तो ये आपसे पूछ रहा है प्रभाविता और विसंयोजन नियम की व्याख्या कीजिए। तो इसमें दो तरह के नियम बताने हैं, पहला तो आपका हो गया प्रभाविता और दूसरा हो गया विसंयोजन का नियम, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो सभी लोग अलर्ट हो जाएं। तो आइए देखते हैं मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा पहले हम आपको रिवीजन कराएंगे, ठीक है, कि मेंडल कौन थे और इन्होंने क्यों नियम दिया और किस पर दिया, इन सब बातों को थोड़ा सा हम यहाँ पे रिपीट करेंगे दोस्तों। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको जब आप आनुवंशिकता और विविधताएं चैप्टर पढ़ाया था वहाँ पे बताया था, लेकिन आई होप कि आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो मैं एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। क्या रिवीजन कराएंगे यहाँ पर देखिएगा सभी लोग, ठीक है, कि मेंडल को, ठीक है, मेंडल का जो पूरा नाम था वो आपका था सर ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, सर ग्रेगर जॉन मेंडल। ये मेंडल का क्या है दोस्तों, पूरा नाम है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि मेंडल का पूरा नाम बताइए, तो मेंडल का पूरा नाम सर ग्रेगर जॉन मेंडल है। और इन्होंने क्या किया था, आनुवंशिकता पर प्रयोग किया था। किस पे प्रयोग किया था, आनुवंशिकता पर प्रयोग किया था, ठीक है। आनुवंशिकता पर अपना एक्सपेरिमेंट किया, और किस पौधे पर किया था, मटर के पौधे पर किया था। ये भी क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा जाता है कि मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया, मटर के पौधे पर प्रयोग किया, और किसके लिए किया, किसका अध्ययन करने के लिए, आनुवंशिकता का अध्ययन करने के लिए इन्होंने क्या किया, मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, ठीक है। ये आपका हो गया। अब इन्होंने याद होगा कि इसके प्रयोग के अंतर्गत कुल 3 तरह के एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसमें एक संकर प्रयोग है, पहले प्रयोग का नाम है एक संकर प्रयोग, ठीक है।
और दूसरे का नाम आपका है द्विसंकर प्रयोग, द्विसंकर प्रयोग, ठीक है, और तीसरे का नाम है त्रिसंकर प्रयोग। तो ये 3 तरह के प्रयोग इन्होंने क्या किए थे, आनुवंशिकता का अध्ययन करने के लिए 3 प्रयोग किया था, एक संकर प्रयोग, द्विसंकर प्रयोग और त्रिसंकर प्रयोग। इस एक संकर से 2 नियम निकला था, इन्होंने 2 नियम निकाले थे, नंबर 1, नंबर 2, प्रबलता का नियम, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। पहला था प्रबलता का नियम, प्रबलता का नियम, दूसरा था पृथक्करण का नियम, ठीक, पृथक्करण का नियम। ये 2 नियम इन्होंने क्या किए थे, पहले एक संकर प्रयोग पहला प्रयोग है और इस प्रयोग से करने के बाद 2 परिणाम इनको प्राप्त हुआ, ठीक है, जिसे कार्ल कोरेंस ने प्रबलता का नियम और पृथक्करण का नियम के रूप में प्रतिपादित किया, जिसे मेंडल का पहला और दूसरा नियम कहा जाता है। तो आज हम मेंडल के प्रभाविता और विसंयोजन का नियम पढ़ेंगे। तो ये जो प्रभाविता का नियम है ये यही है, प्रबलता के नियम को ही क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो इसी नियम को यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है, इसी नियम को यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि प्रबलता का नियम क्या है, प्रभाविता का नियम क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे डैश करते हैं, तो प्रभाविता का नियम, ठीक है। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट इनका जो पहला वाला है एक संकर प्रयोग हम कर लेते हैं कि इसके अंतर्गत मेंडल ने क्या किया, एक मटर के लंबे पौधे को लिया, किसको लिया, मटर के लंबे पौधे को लिया और एक बौने पौधे को लिया, ठीक है। तो लंबे पौधे को कैपिटल टी से, बौने पौधे को स्मॉल टी से किया। इन दोनों के बीच में जब इन्होंने क्रॉस कराया, संकरण कराया, तो इससे जो पौधा प्राप्त हुआ था वो क्या हुआ था, लंबा पौधा प्राप्त हुआ था। दोस्तों कैपिटल टी माने लंबा और स्मॉल टी माने बौना होता है, ठीक है। और जब इन्होंने क्या किया कि इस पौधे को F1 पीढ़ी का नाम दिया, F1 पीढ़ी, और जब इसको दूसरी पीढ़ी के लिए उगाया तो 3:1 के अनुपात में पौधे प्राप्त हुए, जिनको F2 पीढ़ी इन्होंने कहा था। क्या कहा था, F2 पीढ़ी 3:1 के अनुपात में प्राप्त हुआ, ठीक है। तो यही मेंडल का जो पहला नियम था वो पहले प्रयोग के F1 पीढ़ी से इन्होंने क्या किया, इस नियम को क्या किया, निकाला। तो पूछा जा सकता है कि मेंडल का जो पहला प्रयोग है, ठीक है, कि मेंडल का जो पहला प्रयोग है, ठीक है, वो किससे निकला है, मेंडल का जो पहला नियम है वो किस प्रयोग से निकला है। तो मेंडल का जो पहला नियम है प्रबलता का, वो मेंडल के एक संकर प्रयोग से क्या किया गया है दोस्तों, निकाला गया है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब आइए देखते हैं कि इसमें लिखेंगे क्या, हम कैसे यहाँ पर हम इसको, इस नियम को व्यक्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, हम लिखते हैं, ये आपकी हेडिंग हो गई, इसमें 2 नियम है, दोनों की हेडिंग कर लो। पहला हेडिंग है प्रभाविता का नियम, तो यहाँ लिखेंगे कार्ल कोरेंस ने, ठीक है, कार्ल कोरेंस ने मेंडल के, कार्ल कोरेंस ने मेंडल के, ठीक है, कार्ल कोरेंस एक वैज्ञानिक ने, ठीक है, कार्ल कोरेंस ने मेंडल के दूसरे निष्कर्ष को, दूसरे निष्कर्ष को प्रभाविता, दूसरे निष्कर्ष को प्रभाविता के नियम, या आप कह सकते हो प्रबलता के नियम के रूप में घोषित किया, रूप में घोषित किया, ठीक है। तो इसको प्रभाविता का नियम कौन नाम दिया, कार्ल कोरेंस ने दिया, और कार्ल कोरेंस ने ही मेंडल के दूसरे निष्कर्ष को प्रभाविता या प्रबलता के नियम के रूप में घोषित किया। और इस नियम में क्या कहा कि 2 भिन्न कारक, ठीक है, यदि किसी लक्षण के, यदि किसी लक्षण के, ठीक है, यदि किसी लक्षण के विपरीत कारक, विपरीत कारक, ठीक है, विपरीत कारक का मतलब जैसे एक लंबा और एक बौना, विपरीत कारक साथ साथ हो, तो साथ साथ हो तो केवल हो, तो इस स्थिति में हो, तो इस स्थिति में केवल प्रबल कारक, केवल प्रबल कारक
केवल प्रबल कारक का ही दृश्य रूप का प्रकटन होता है, दृश्य रूप का प्रकटन होता है। ठीक है, दृश्य रूप का प्रकटन होता है और इसकी उपस्थिति में ठीक है अप्रबल कारक ठीक है, इसकी उपस्थिति में जो अप्रबल कारक है उसके अप्रबल कारक के दृश्य रूप का प्रकटन नहीं होता है, दृश्य रूप का प्रकटन नहीं होता है, प्रकटन नहीं होता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, मेंडल के प्रभाविता का नियम हो गया कि कार्ल कोरेंस ने मेंडल के दूसरे निष्कर्ष को प्रभाविता के नियम या प्रबलता के नियम के रूप में प्रस्तुत किया, घोषित किया। और यदि किसी लक्षण के विपरीत कारक, नियम में लिखना क्या है, नियम का जो मेन पॉइंट है यही इतना है। ठीक है, यही इतने पर आपको फोकस करना है कि यदि किसी लक्षण के विपरीत कारक साथ साथ हो, विपरीत कारक का मतलब यहां पे आप समझ सकते हो जैसे लंबे प्लस बौने। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये क्या है, मटर का लंबा पौधा है और ये क्या है बेटा, बौना पौधा है। दो भिन्न कारक हैं और दोनों को जब संकरण कराया, ठीक है, तो यहाँ पर जो प्राप्त हुआ क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ लंबा वाला प्राप्त हुआ। अर्थात लंबा वाला जो लक्षण है बौने की अपेक्षा वो क्या है, प्रबल है। ठीक है, और बौना वाला क्या है, लंबे की अपेक्षा अप्रबल है। और जब दोनों साथ रहेंगे, दोनों के साथ रहेंगे जीन वाले कारक, तो ऐसी स्थिति में जो लंबा वाला है वही अपने आप का दृश्य रूप प्रकटन करेगा, अर्थात लंबे वालेपन का ही फिनोटाइप होगा। और बाकी उसकी उपस्थिति में बौना वाला जो है वो अप्रबल है, वो अपने आप को प्रकटन नहीं कर पाया। ठीक है, यहाँ आप देख भी रहे हो कि लंबे बौने दोनों को साथ रखा जब, तो सिर्फ लंबा वाला F1 पीढ़ी में प्राप्त हुआ, बौना वाला इसमें अप्रबल के रूप में सुप्त है। ठीक है, वो अलग बात है कि जब इसको दूसरी पीढ़ी के लिए उगाया, जानने के लिए कि क्या इस बार बौना वाला अपने आप का प्रकटन करता है, तो इस बार जो है 3:1 के अनुपात में पौधे प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि यदि किसी लक्षण के विपरीत कारक यानी लंबे बौने साथ साथ हो, तो इस स्थिति में केवल प्रबल कारक अर्थात लंबा वाला ही क्या होता है, यहाँ लिख सकते हो लंबा। ठीक है, लंबा वाला ही अपने आप का दृश्य रूप का प्रकटन करता है, अर्थात दिखाता है। और इसकी उपस्थिति में जो अप्रबल कारक है, अप्रबल कारक मतलब बौने की बात कर रहा है, इस दृश्य रूप का प्रकटन नहीं होता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, बोलिए, इसे ही क्या कहते हैं, मेंडल के प्रभाविता या प्रबलता का नियम कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब इस नियम से एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि अगर दो असमान कारक हों, ठीक है, दो असमान कारक अर्थात एक लंबे वाला जीन हो और एक बौने वाला, दोनों जीन साथ हो, तो ऐसी स्थिति में लंबे वाले जो कारक वाले जीन हैं वो बौने वाले कारक की अपेक्षा क्या है, अपने आप को दिखाते हैं, प्रकटन कर देते हैं, अपने लक्षण को अगली पीढ़ी में दिखाते हैं। जबकि इसकी उपस्थिति में जो बौना वाला है वो क्या होता है, अप्रभावी हो जाता है, अपने आप का प्रकटन नहीं कर पाता है। ठीक है, इस नियम का यही मतलब है। ठीक है, अगर हम व्यवहारिक रूप से समझना चाहें तो आप ऐसे ही समझ सकते हो। मान लीजिए अगर अपने ऊपर इसको लिया जाए थोड़ा सा, जैसे दो भाई हो, एक बड़ा हो एक छोटा हो, ठीक है, और किसी बात पर अगर कुछ करना हो, किसी मुद्दे पे बात, तो जब बड़ा वाला उपस्थित होता है तो छोटे वाले को बोलना नहीं चाहिए। ठीक है कि नहीं, क्योंकि जब बड़ा वाला है बोल रहा है, वो बात कर रहा है, तो छोटे वाले को बोलने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो छोटा, वो अपने आप को छोटा समझ के रुक जाता है। तो वही चीज़ यहाँ होता है कि जब लंबे और बौने दो प्रकार के जीन एक साथ होते हैं या आनुवंशिक कारक एक साथ होते हैं, तो ऐसे में सिर्फ लंबा वाला ही क्या है, अपने आप को अगली पीढ़ी में दिखाता है, बौना वाला सुप्त हो जाता है, और जो दिखाया उस प्रबल कारक कहलाएगा और जो नहीं दिखाया वो अप्रबल कारक कहलाएगा। जैसे यहाँ देख रहे हो, लंबा बौना दोनों को मिलाने पर, संकरण कराने पे जब अगली पीढ़ी के पौधे प्राप्त हुए, सब कैपिटल टी अर्थात लंबे प्राप्त हुए, जबकि इसमें बौना का भी मिक्सिंग है, लेकिन बौना वाला अपने आप को नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये एक तरह से नेचुरल कह सकते हो कि दो
प्रबल और अप्रबल जब दोनों साथ रहते हैं तो उसमें प्रबल वाला ही अपने आप प्रकटन कर पाता, अप्रबल वाला नहीं कर पाता। ठीक है, इस नियम का मतलब यही है। तो एक नोट पॉइंट यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, आप उसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कि दो असमान कारक अगर हो, ठीक है, दो असमान कारक होने पर एक कारक ही अपने को दृश्य रूप का प्रकटन करता है, ठीक है, जिसे प्रबल कारक या प्रभावी कारक कहते हैं। ठीक है, तथा दूसरे को अप्रबल कारक अर्थात अप्रभावी कारक कहते हैं दोस्तों। ठीक है, मतलब इस नियम से क्या निकला कि जब दो असमान कारक हो अर्थात एक लंबा एक बौना, तो ऐसे स्थिति में एक ही कारक अपने आप को फिनोटाइप देता, दृश्य रूप प्रकटन करता है, यानी अपने लक्षण को दिखाता है, और ऐसे जो दिखाता है उसे प्रबल कारक कहेंगे या प्रभावी कारक कहते हैं, तथा दूसरे वाले को अप्रबल या अप्रभावी कारक कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आप इन्हें नोट कर सकते हो। ठीक है, तो सभी गाइस इसे नोट कर लें। हम चलते हैं दूसरे नियम की ओर। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब इसी पार्ट का जो दूसरा आपका पूछा था बीज संयोजन का नियम, अब हम इसको यहाँ पे आपके सामने, ठीक है, रिप्रेजेंट किए। अब इसको हम समझाने जा रहे हैं। ठीक है, तो बीज संयोजन के नियम को पृथक्करण के नियम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस बीज संयोजन नियम को ज़्यादातर लोग क्या है, या ज़्यादातर क्वेश्चन पृथक्करण नियम से ही पूछा जाता है, पृथक्करण नाम से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए याद रहे, इसे कई नाम है, ये किसी भी नाम से पूछा जा सकता है और हर नामों को आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बीज संयोजन या पृथक्करण का नियम, या इसी को क्या कहते हैं, संकरों के विलगन का नियम, या इसी को युग्मकों को शुद्धता का नियम कहते हैं। चार नाम है इसके, चारों नाम से किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नियम क्या है, हमने लिखा है ब्लैक बोर्ड पे, देखिएगा आप लोग कि कार्ल कोरेंस ने, ठीक है, कार्ल कोरेंस वही वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मिरीबिलिस जलापा नामक पौधों में प्रयोग किया और प्रयोग करके मेंडल के नियमों को गलत साबित करने का प्रयास किया था। वही कार्ल कोरेंस ने क्या किया कि मेंडल के तीसरे निष्कर्ष को क्या किया, इन्होंने दूसरे नियम के रूप में घोषित कर दिया। ठीक है, तीसरे नियम को दूसरे नियम के रूप में घोषित कर दिया, तीसरे निष्कर्ष को। और इसमें क्या बताया कि एक आनुवांशिक लक्षण की विभिन्नताओं, ठीक है, एक आनुवांशिक लक्षण की विभिन्नताओं, एक आनुवांशिक लक्षण की जो विभिन्नता है, एक आनुवांशिक लक्षण मतलब जैसे मटर का कोई पौधा ले लिया, विभिन्नता का मतलब हो गया एक लंबा और एक बौना। तो विभिन्नताओं अर्थात तुलनात्मक रूप, तुलनात्मक रूप का मतलब वही कि एक लंबा और एक बौना। ठीक है, रूपों के कारक कितने ही समय के लिए साथ साथ रहने पर भी वे अपरिवर्तित रहते हैं, अर्थात शुद्ध बने रहते हैं, उनका सम्मिश्रण नहीं होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब मेंडल ने क्या किया, इस लंबे, ठीक है, कैपिटल टी का मतलब लंबे पौधे, ठीक है, मटर के लंबे पौधे और मटर के क्या किया, बौने पौधे, ठीक है, बौने पौधे को लेकर के दोनों के बीच संकरण कराया। तो ऐसी स्थिति में केवल और केवल क्या हुआ, बोलिए, लंबा पौधा प्राप्त हुआ। केवल क्या प्राप्त हुआ, लंबा पौधा प्राप्त हुआ। इस पीढ़ी को इन्होंने अपवर्ड पीढ़ी नाम दिया। ठीक है, अब आप बताइए कि जब दोनों को मिला के मैंने इसको प्राप्त किया सिर्फ लंबा, तो इसमें क्या है, लंबेपन का भी कारक है और बौनेपन भी कारक है, लेकिन यहाँ पर आपने सिर्फ लंबा प्राप्त किया। और जब मेंडल ने इसे फिर से उगाया F2 पीढ़ी के लिए, तो यहाँ पर आपने देखा कि इस बार पौधे क्या हुए, 3:1 के अनुपात में प्राप्त हुए, जिसमें 3 लंबा एक बौना आ गया। अब आप बताइए कि यहाँ पर जो है, एक मिनट, तो यहाँ पर 3:1 अर्थात 3 पौधा क्या हुआ, लंबा हुआ और एक पौधा क्या हो गया, बौना हो गया। ठीक है,
अब आप यहाँ से अगर देखें कि लंबे बौने दोनों थे, फिर यहाँ लंबा क्यों प्राप्त हुआ? चलो मान लेते हैं यहाँ लंबा है, फिर जब जर्मिनेट कराया इसको अगली पीढ़ी के लिए तो बौना कहाँ से आ गया? इसका मतलब है कि इस F1 पीढ़ी के लंबे वाले पौधे में बौना वाले पौधे का भी कारक है, ठीक है, लेकिन बस फर्क था कि लंबे वाले कारक के आगे अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया। तो यहाँ से मेंडल का प्रभाविता का नियम निकला था। लेकिन जब इसको इन्होंने द्वितीय पीढ़ी के लिए, सेकंड जनरेशन के लिए उगाया, तो इस बार इन्होंने देखा कि लंबा बौना दोनों प्राप्त हो गया, अर्थात इसमें लंबा है लेकिन बौना कारक भी है, दोनों साथ रहे एक पीढ़ी तक, लेकिन फिर भी दोनों मिले नहीं। और जब इसको अगली पीढ़ी के लिए उगाया तो दोनों अपने आप को क्या कर लिए? पृथक कर लिए, ठीक है, अलग कर लिए। इसीलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। विसंयोजन अर्थात संयोजन नहीं किए साथ रहने पर भी, इसलिए इसे विसंयोजन का नियम कहते हैं। और युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं, क्योंकि दोनों युग्मक लंबे वाले और बौने वाले कारक दोनों साथ रहने पर एक दूसरे के युग्मक से मिले नहीं, अलग रहे, शुद्ध रूप में अपने बने रहे, इसलिए युग्मक शुद्धता का नियम कहते हैं। या संकरों के विलगन का नियम भी कहते हैं, क्योंकि ये जो आपका F1 पीढ़ी में लंबा पौधा प्राप्त हुआ, ये संकर पौधा कहलाएगा। और इस संकर पौधे में दोनों कारक थे और दोनों क्या हो गए? विलगन हो गए, अलग हो गए, ठीक है, इसलिए इसे संकरों के विलगन का नियम भी कहते हैं। तो इस तरह से इसके कई नाम हो गए, ठीक है। तो अब आप क्लियर हो गया होगा कि प्रभाविता और विसंयोजन का नियम क्या है, ठीक है। दोनों को एक क्वेश्चन में क्लियर कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। पेपर में ये 100% आने की संभावना है, इसलिए ये क्या है, क्वेश्चन ही पूरा क्या है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक बार फिर से हम आपको इस क्वेश्चन को रटाने का, समझाने का प्रयास करते हैं कि कैसे लिखोगे, ठीक है। प्रभाविता का नियम आ जाए तो तुरंत समझ जाइएगा कि लंबे और बौने दोनों साथ रहेंगे, सिर्फ लंबा वाला ही अपने आप को दिखा पाएगा, अगली पीढ़ी में बौना सुप्त रहेगा, ठीक है। अर्थात दो भिन्न कारक जो होते हैं, एक लंबा और एक बौनापन, दोनों की उपस्थिति में सिर्फ लंबे वालेपन का ही क्या होता है, दृश्य रूप का प्रकटन होता है, जिसे प्रभावी या प्रबल लक्षण, प्रबल कारक कहते हैं। और जिसका प्रकटन नहीं हो पा रहा है वो अप्रबल, अप्रभावी कारक कहलाता है, ठीक है। तो ये प्रभाविता नियम के अंतर्गत हो गया। और दूसरे की बात करें जो विसंयोजन है, तो इसके अर्थ और हेडिंग से ही समझ जाइए, पृथक्करण मतलब अलग होने का नियम। भाई अलग कौन होगा? जो मिला होगा। तो मिला कौन है? F1 पीढ़ी का जो लंबा पौधा, संकर पौधा है, इसमें लंबे बौने दोनों कारक हैं, लेकिन जब इसको F2 पीढ़ी के लिए उगाया तो ये क्या हुआ, लंबा अलग बौना अलग हो गया। अर्थात दो भिन्न लक्षणों वाले कारक कितने भी समय के लिए, एक पीढ़ी दो पीढ़ी के लिए साथ रहें, लेकिन फिर भी वो क्या होते हैं, आगे चल करके अलग हो जाता है, अगली पीढ़ी में अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं, विलगन कर लेते हैं। इसीलिए इसे संकरों के विलगन का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया गाइस, कंप्लीट हो गया। तो नोट कर लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नोट कर लिया होगा। अब इसी से रिलेटेड मान लीजिए एक नंबर का पॉइंट कहीं पूछता है कि आनुवांशिकता का जनक किसे कहते हैं, ठीक है। तो आनुवांशिकता के जनक किसे कहते हैं, तो ये आपका भी आ सकता है एक नंबर में। तो याद रखना, चूंकि इसी से रिलेटेड है तो बताया जा रहा है कि आनुवांशिकता के जो जनक हैं, ठीक है, आनुवांशिकता के जनक सर ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। अभी मैंने बताया था सर ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं, ठीक है। मेंडल को कहा जाता है, ठीक है। ये आपको, ये चर्च के पादरी थे, क्या थे, चर्च के पादरी थे, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया कि आनुवांशिकता का जनक किसे कहते हैं, सर ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। और ये क्या थे, बोलो, एक चर्च के पादरी थे, अर्थात ईसाई धर्म के, जैसे मुस्लिमों में मौलवी और हिंदुओं में पंडित होते हैं, मंदिर मस्जिद में, वैसे चर्च होता है ईसाइयों का पूजा स्थल, और उसके जो हेड होते हैं वो पादरी, वही थे आपके सर ग्रेगर जॉन मेंडल। यही आनुवांशिकता के जनक कहे जाते हैं, ठीक है गाइस। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक यू।